नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। कहते हैं हमारे समाज में महिलाएं जो हैं बहुत आगे नहीं बढ़ सकी हैं, लेकिन इन चीज़ों से हम आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसी कई महिलाएं हैं जो कि घर से निकलकर सिर्फ घर ही नहीं देख रही बल्कि ऑफिस भी देख रही हैं, अपना खुद का भी काम कर रही हैं और इंडिपेंडेंट है। ऐसे में एक महिला से मिलने वाले हैं जिनका नाम है नूतन शर्मा। इनसे बातचीत करते जानते हैं कैसे इनका करियर शुरू हुआ। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी कि आप लोग आए हैं यहाँ तक और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैम, ये बताएं कि सबसे पहले जब आपके करियर की शुरुआत हुई, यानी कि जब आपने पढ़ाई लिखाई शुरू किया, तो आपने क्या सोचा था? और शादी के बाद कई बार होता है कि महिलाएं जो हैं या जो लड़कियां हैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाती, फिर कैसे आपने खुद को इस मुकाम पे पहुंचाया है? सबसे पहली बात तो कि शादी के पहले काफ़ी लड़कियां सपने तो ज़रूर ही बुनती हैं, क्योंकि सब चाहती हैं कि कुछ करना तो सब चाहती हैं, लेकिन सबके सपने साकार होंगे कि नहीं होंगे वो बाद में एक फैमिली के आगे झुकना पड़ेगा या नहीं झुकना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जब मैं स्कूल टाइम में थी तब तो मैं भी खिलाड़ी रह चुकी हूँ और मैं उस समय सोचती थी कि मैं कुछ इसी लेवल पे मैं कुछ अलग करूँगी। लेकिन जब शादी हो गई तो बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आ गई सर पे। और घर में फिर ससुर जी थे, फिर हस्बैंड थे, फिर हुआ फैमिली को संभालने की जिम्मेवारी आई कि पहले वो देख लिया जाए, उसके बाद अगर हम फ्री होंगे तो आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन जब तक हम सोचते हैं तब तक समय चला जाता है, तब तक आप कुछ करना चाहते हैं, तब तक आप वो चीज़ भूल जाते हैं कि हमको कुछ करना है। और आप फैमिली में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं ना कि फैमिली की खुशियाँ आगे आ जाती है, आड़े आड़े भी कह सकते हैं कि आड़े आ जाती है। तो उस समय मैंने सोचा कि पहले मेरी प्रायोरिटी, और हमारे समाज में सिखाया जाता है, पेरेंट्स सिखाते हैं कि पहले फैमिली प्रायोरिटी दो, उसके बाद ही तुम्हारा कोई आगे का जो भी प्लान हो तुम करना। बट वैसा हो नहीं पाता है। जब शादी होती है ऑब्वियसली एक लड़की के जीवन में काफ़ी बदलाव आते हैं और परिवार का काफ़ी चीज़ें चेंजेस होते हैं जो लड़कियां सोच के भी नहीं कर पाती हैं। तो मैंने अपनी फैमिली को मेरे फ़िलहाल फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो मैं वो चीज़ सोचती भी नहीं थी। फिर बच्चा हुआ तो लगा कि अब बच्चे को पालना है, वो पहले वो बड़ा हो जाए तब देखेंगे। तो वो जब बड़ा होने लगा तब तक इतना समय बीतने लगा कि आप उस तरफ का लगता था कि अब दोबारा वापस वो दिन नहीं आएगा। बट हाँ, मैंने उस फील्ड को छोड़ के दूसरा फील्ड चुना। मैंने इसलिए चुना कि मैं जानती थी कि समय जब जागो तभी सवेरा कहा जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। और बाकी लोगों को, अब समाज बदल रहा है और परिवार भी बदल रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि रूढ़िवाद विचारधारा आज भी है, नहीं। अब सास ससुर भी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट करता है, बच्चे भी मोटिवेट करते हैं कि नहीं आपको करना है कुछ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कहीं से दबाव मिला था, लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि आप पहले फैमिली प्रायोरिटी दो। तो अब जब मैं अपने लिए वक्त निकाल पाई हूँ तो मेरे हस्बैंड ने भी फुल सपोर्ट किया कि ठीक है, खाली वक्त है, तुम अपने लिए कुछ कर सकती हो तो करो। तो खाली बैठना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि घर का काम करने के बाद आप पूरे दिन खाली बैठते। अब पहले वाला समय भी नहीं रहा कि धान उसीना है तो पूरा दिन लगा हुआ है, लगी हुई है घर की औरत। तो अब तो सब कुछ वॉशिंग मशीन है, आधा काम वॉशिंग मशीन कर देता है, कपड़े धुल जाते हैं। और गैस हो गया, चूल्हे पे खाना नहीं बनाना है, तो काफ़ी समय की बचत होती है। तो मैं पूरे टाइम खाली रहती हूँ। सुबह हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चा स्कूल चला गया, तो उसके बाद लगता था कि कुछ करना चाहिए। तो मैंने उसके बाद क्लब ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद उस क्लब के थ्रू मैं सोशल एक्टिविटीज़ से भी जुड़ी। फिलहाल में आप कौन कौन सी सोशल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं क्लब के माध्यम से? अभी तो मैं सबसे बड़ा एनजीओ गुलमोहर मैत्री से जुड़ी हूँ, जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए काम करती है। और अब वैक्सीनेशन के लिए भी लगी है, ब्रेस्ट कैंसर वैक्सीनेशन के लिए। और मैं इसी से जुड़े रहना भी चाहती हूँ, क्योंकि इससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है मुझे कि मैं कुछ कर रही हूँ, लोगों के लिए कर रही हूँ। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन लोगों के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। तो मैं इसलिए इस एनजीओ से जुड़ी हूँ ताकि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ
और अब वो जो मैं नहीं कर पाई वो मलाल मेरे अंदर ना रह जाए। तो मैं वो इसके थ्रू जी रही हूँ और मैं इसी से जुड़े रहना चाहती हूँ। और क्लब है और हमारा खुद का समाज है, भूमियार समाज है, उससे जुड़ी हूँ। संगनी क्लब है, रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, तो इन सब क्लब से जुड़ करके अब खुद को बिज़ी रखती हूँ। और खुद का बुटीक है और ऑनलाइन सेलिंग का भी काम करती हूँ। अच्छा, आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे करती हैं? और या बुटीक का जो आपका बिजनेस है वो आप जाके अपने बंदों को भेज के काम करवाती हैं, या फिर आप कोई ऑफिस है, कोई बुटीक वहाँ पे लोग आते हैं? जैसे कि अगर बुटीक आपका है तो चल रहा है काफ़ी सालों से, तो जब मेरी नीड होती है बुटीक में तो मैं जाती हूँ। और दिन का वक्त अगर मैं खाली हूँ तो मैं दिन का वक्त देती हूँ शाम तक। और ऐसे वहाँ पे टेलर हैं, टेलर मास्टर्स हैं, और एक खुद भी मैंने रखा हुआ है एम्प्लॉय, तो वो हैं, तो वो लोग देखते हैं। और फिर उसके बाद अगर मेरे अपने जो कस्टमर्स हैं वो मुझे कॉल करके फिर मुझे बुलाते हैं और मैं जाती हूँ और उस हिसाब से मैं डील करती हूँ। ये बताएं कि आपका गोल क्या है, क्योंकि आगे क्या करना है, क्योंकि आपके कुछ और गोल थे। आप एथलेटिक्स के प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। शादी हो गए, बच्चे हो गए, परिवार की जिम्मेदारी है। आगे आपका क्या गोल है? आप क्या करिएगा? मैं बिज़नेस लाइन में ही कुछ करूँगी, मतलब हमेशा बैठी तो नहीं रहूँगी, इतना जानती हूँ। आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। खाली दिमाग कहते हैं शैतान का घर होता है। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हूँ। और बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे कुछ करना है। अगर आप कुछ सोचते हैं ना कि मुझे कुछ करना है, तो आप ज़रूर कुछ करते हैं। और अगर आप कुछ नहीं सोचते हैं ना, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं या तो बिज़नेस लाइन से कुछ करूँ और इसी तरह समाज सेवा से जुड़ी रहूँ, जो मैं अपने आप को ताकि संतुष्ट कर पाऊँ कि मैं कर रही हूँ कुछ। चलिए, समाज सेवा करना ही चाहिए, हम सभी को करना चाहिए। एक दूसरे से ही समाज चलता है, और कोई भी समाज या राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब सोसाइटी के, यानी कि समाज के लोग एकजुट होकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। मैम, एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि इन दिनों बिहार में शराबबंदी की चर्चा काफ़ी जोरों पे है, और मुख्यमंत्री का दावा है कि, या फिर जो भी सरकार, जो मंत्री, उनका कहना है और भी लोगों का कहना है कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा रुकी है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, शराबबंदी बिहार में कितना सफल हुआ, और क्या वाकई में जो गृहिणियां हैं काफ़ी खुश हैं शराबबंदी के फैसले से? आम महिला होने के नाते मैं ये बात ज़रूर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये दिल की बात है जो मुझे अंदर ही अंदर मैं सोचती थी कि कोई मुझसे पूछे और मैं इसको बताऊं, क्योंकि महिलाओं से मेरा काफ़ी मिलना जुलना होता है। और काफ़ी लो महिलाओं से भी मिलना जुलना होता है। और मेरे घर की खुद की मेड है जो खुद अपनी बातें बताती है, तो बहुत दुख होता है। एक्चुअली शराबबंदी हो तो गई है लेकिन हुई नहीं है। अ, वही चीज़ जो शराब 400 रुपये में मिलती थी वो 1000 में मिल रही है। अब मैं नीतीश जी से ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि मुझे ये बताएं कि 1000 रुपये की शराब, जब वो गरीब आदमी वो 1 दिन की कमाई 2 दिन की कमाई घर के काम में नहीं लगाता, घर के खर्च में नहीं लगाता, वो 1 दिन की कमाई को वो एक शराब में 1000 रुपये में उड़ा देगा, तो वो उसके घर की महिलाएं कैसे खुश हो सकती हैं और कैसे उसके घर का खर्च चल सकता है? मुझे बस ये हर उस आम औरत की मैं ये बात पूछना चाह रही हूँ आपसे कि वो कैसे पूरा करेगी? आपको क्या ये दिखाई नहीं देता कि वो लोग, आखिर तो शराब आ रहा है लेकिन कहाँ से आ रहा है? क्या इसके लिए कड़ा नियम लागू होना चाहिए? शराब बंद हुआ नहीं है लेकिन वही ब्लैक में मिल रहा है, तो आखिर ब्लैक में मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप समझ नहीं रहे कि कहाँ से शराब आ रहा है? हर रिक्शे वाले को, हाँ, लेकिन रोक ये हो गई है कि रिक्शे वाला है या ऑटो वाले हैं या राह चलते आप कोई पड़ा नहीं मिलता नाली के पास। क्यों? क्योंकि एक डर बन गया है कि थाने में कहीं ना पहुंच जाएं। लेकिन अब क्या हो गया है, घरेलू हिंसा घर के अंदर होने लगा है। जो बाहर होते थे वो घर के अंदर होने लगी है। छुप छुप के होती है लेकिन होती है। यानी कि अभी भी घरेलू हिंसा कम नहीं हुई है?
नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। घर में मेरी मेड आती है, वो बोलती है कि पी करके आते हैं, मारते हैं। आखिर उन लोगों को दारू कहाँ से मिल रहा है? और जो 1000 का दारू अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पोलोथीन का जो कम रेट का दारू आता है वो पीते हैं। तो वो पीने से क्या वो और डेंजरस नहीं है? क्या वो शरीर के लिए और हानिकारक नहीं है? इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि भले ही बिहार में शराबबंदी हो गई हो, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो महंगी शराब नहीं खरीद सकते, नहीं पी सकते हैं, वो सस्ती शराब पीते हैं, जिससे कि उन कई लोगों की जानें भी गई है। तो कई परिवार बिखर गए इस वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल यही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर वो सस्ती शराब पी रहे हैं, महंगी शराब जो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, वो सस्ती पी रहे हैं, तो वो ज़्यादा हानिकारक है और जानलेवा है। हानिकारक जहरीला शराब है वो। तो ये नीतीश जी को समझना होगा कि ये मजाक बना के आपने रखा हुआ है। ये सिर्फ बोलने के लिए है कि शराब बंद हो गया है, शराब बंद। आंखें खोलिए, थोड़ा जनता के बीच में घूमिए, बैठिए, बात कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं में कितना दर्द है और घर में कितना हिंसा है। ऊपर बैठ के, कुर्सी पे बैठ के नहीं बोली जा सकती ये बातें, और बैठ करके आपको दिखाई शायद नहीं दे रही हैं। मैम, क्या शराबबंदी सिर्फ सरकार का, प्रशासन का विषय है या फिर समाज का विषय है? क्योंकि समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जो पीते उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा। तो सिर्फ सरकार को दोष देना ठीक रहेगा इसमें कि सरकार ने नियम ठीक से नहीं पालन करवाया, या फिर जो अवेयरनेस है या उसकी कमी है? देखिए, इसमें तो सबसे पहली बात कि जो आदी हो चुका है उसको तो आप छुड़ा नहीं सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश करने के लिए घर वाले भी कोशिश करते हैं। बहुत का मैंने सुना है कि आपको भेज दिया गया। मैंने भेजा कुछ दिन के लिए, मैंने कुछ दिन के लिए बाहर भेजा ताकि कि ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होता। और कोशिश जो आदी है इस चीज़ का, वो तो आदी है ना। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते रहे, लेकिन वो तो रुकने से रहा ना। जो आदी हो गया है वो अपने आप को रोक नहीं सकता, क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है कि आप उसमें चले गए, डूब गए, तो फिर वो छूटना बड़ा मुश्किल होता है। कहना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल बहुत है। तो एक बार चले गए नशा की गिरफ्त में तो वापस नहीं आ सकते। नहीं आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आम महिला की आवाज़ आप तक पहुँचा पाई। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उन सभी आम महिलाओं की तरफ से भी आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ बन के आप लोग हमारे दरवाजे तक आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नूतन शर्मा जी। जितनी दिखने में बेबाक हैं, उतनी ही बेबाक बोलती भी हैं। खुलकर सरकार का विरोध किया है, सरकार की जो नीतियां शराबबंदी को लेकर। साथ ही साथ एक महिला होने के नाते जब शादी होती है, फिर अपने सपने जो होते, जो डिजायर होते हैं, कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते हैं। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जैसे इन्होंने जवाब दिया, कैसे इन्होंने सभी चैलेंज को पार करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। इनका ऑनलाइन बिजनेस भी चलता है, या फिर कई क्लब से भी जुड़ी हुई, साथ ही साथ परिवार भी चला रही हैं, और सोशल वर्क में ही कुछ आगे अच्छा करने का इनका जो गोल है वो इनका बना हुआ है। अब देखने वाली बात हो कि जो समाज की और महिलाएं कैसे आगे आती है। लेकिन जो शराबबंदी को लेकर जो बात इन्होंने कही है, आम महिलाओं की आवाज़ बनकर सामने आई, जिस तरीके से उन्होंने कही है, कहीं ना कहीं ये तारीफ़ करने वाली बात ज़रूर है। और उम्मीद करते हैं कि जो और भी महिलाएं हैं जल्द से जल्द समाज में ऐसे आगे बढ़े, ताकि जो उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार ना होना पड़े। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें एजीटीवी के साथ। सहयोगी आशीष के साथ में सनी कुमार, पटना।